वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। दिल्ली लाइव में बात करेंगे तमाम महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों की। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर एक विदेशी नागरिक महिला को बॉडी में कोकीन छिपाकर लाने के आरोप में पकड़ा गया है। आपको बताते चले कि एयरपोर्ट पर अधिकारियों की टीम ने महिला की संदिग्ध हालत देखकर उसे आरएमएल अस्पताल में एडमिट कराकर उसका ऑपरेशन कराया, जहां उसके शरीर से 607 ग्राम कोकीन बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 9 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। और वही दिल्ली के करोल बाग के एक व्यापारी ने बताया कि उसे 5 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए धमकी भरे कॉल्स आ रही हैं। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर बताया है। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि काला जठेड़ी गिरोह से जुड़े अक्षय अंतिल ने तिहाड़ जेल से धमकी दी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी गिरोह से जुड़े अक्षय अंतिल को गिरफ्तार कर लिया है। 22 साल का अक्षय अंतिल तिहाड़ की मंडोली जेल में फिलहाल बंद है और वो करोल बाग के एक कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांग रहा था। आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस अफसरों का यह भी कहना है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस ने मंडोली जेल से फिरौती के लिए इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड के साथ एक आईफोन और 12 मिनी फोन बरामद किए हैं। करोल बाग के एक कारोबारी ने यह भी बताया कि उसे 5 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए धमकी भरे कॉल्स आ रही हैं। दिल्ली के एक कपड़ा व्यापारी से फोन करके मंडौली जेल से मांगी गई 5 करोड़ रुपए की फिरौती। करोलबाग थाना पुलिस और एटीएस स्टाफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर मामले को सुलझाया और आरोपी को दबोचा। जिस नंबर से फोन आया था, पुलिस ने सर्विलांस के जरिए जांच करी तो मालूम हुआ कि फोन नंबर अक्षय पलरा नाम का एक बदमाश इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस ने सर्च किया तो मंडौली जेल के अंदर आरोपी से आईफोन 12 मिनी और एक वोडाफोन का सिम बरामद हुआ, जिस नंबर से कपड़ा व्यापारी को फोन करके फिरौती मांगी गई थी। खुद को लॉरेंस बिश्नोई का शार्प शूटर बताकर फोन करने वाले बदमाश से जब पूछताछ की गई तो मालूम चला कि बदमाश दरअसल काला जटेरी का शार्प शूटर और सोनीपत का रहने वाला है। पुलिस सिद्धू मूसेवाले केस को लेकर भी इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कैमरामैन लक्ष्य के साथ मैं लवली बख्शी, नेटवर्क 10 दिल्ली। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल एसडब्ल्यूआर की टीम ने हथियार सप्लाई करने वाले एक रैकेट का खुलासा कर दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि स्पेशल सेल ने गुप्त जानकारी के आधार पर एक टीम का गठन किया था, जिसकी देखरेख डीसीपी राजीव रंजन और एसीपी संजय दत्त कर रहे थे। इसी दौरान ट्रॉनिका सिटी बस स्टैंड के पास से एक सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 5 पिस्टल, 10 देशी कट्टे और 4 कारतूस बरामद हुए हैं। आपको ये भी बताते चले कि गिरफ्तार किया गया आरोपी दिल्ली एनसीआर और मेरठ में हथियार सप्लाई किया करता था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल एसडब्ल्यूआर की टीम को मिली एक बहुत बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने हथियार सप्लाई करने वाले एक रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 5 पिस्टल, 10 कट्टे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को एक गुप्त सूचना मिली। दिल्ली के ट्रॉनिका सिटी पुस्तक के पास एक बदमाश मांगेराम, जो कि 43 वर्ष का है, वो हथियार सप्लाई करने के लिए आ रहा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक टीम का गठन किया। डीसीपी राजीव रंजन, एसीपी संजय दत्त के नेतृत्व के अंदर टीम बनी और अपराधी को जाल बिछा के गिरफ्तार कर लिया। अपराधी मांगेराम दिल्ली, यूपी, मेरठ और दिल्ली एनसीआर के इलाकों के अंदर हथियार सप्लाई करता था और हथियार सप्लाई के सिलसिले में पहले भी 3 से 4 बार जेल जा चुका है। कैमरामैन लक्ष्य के साथ मैं लवली बख्शी, नेटवर्क 10। और वहीं दूसरी तरफ सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद लॉरेंस बिश्नोई से स्पेशल सेल ने पूछताछ अब शुरू कर दी है। दरअसल मुंबई में फिल्म अभिनेता और कलाकार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को दोबारा जान से मार डालने की धमकी मिलने पर स्पेशल सेल ने उक्त मामले में भी लॉरेंस से पूछताछ शुरू की है।
आपको ये भी बताते चले कि राजस्थान के जोधपुर में काला हिरण का शिकार करने के मामले में लॉरेंस ने 2018 में सलमान खान को जोधपुर में ही मारने की धमकी दी थी और इस बार दोबारा सलमान खान के घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने धमकी भरा लेटर फेंका। दरअसल छोटी सी पर्ची में केवल यही लिखा हुआ था कि सलीम खान और सलमान खान बहुत जल्द आपका मुंह से वाला होगा। केवल ये लाइनें उस लेटर में लिखी गई थी। पर्ची पर नीचे की तरफ अंग्रेजी में जीबी और एलबी लिखा हुआ था। मुंबई पुलिस की जानकारी पर दिल्ली पुलिस ये मानकर चल रही है कि जीबी का मतलब गोल्डी बरार और एलबी का मतलब लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है। मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। सेल का यह भी कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ में सलमान खान को धमकी दिए जाने से संबंधित जो भी जानकारी मिलेगी उसे मुंबई पुलिस से साझा किया जाएगा। फिल्म अभिनेता सलमान खान को धमकी मामले के अंदर अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ शुरू कर रही है। मुंबई पुलिस द्वारा इस मामले की सारी जानकारी स्पेशल सेल से साझा करते हुए स्पेशल सेल को इस मामले के अंदर सहयोग करने के लिए मुंबई पुलिस द्वारा आग्रह किया गया। मामला यह है कि सलमान खान के घर के बाहर दो बाइक सवार लड़के एक धमकी भरा लेटर फेंक जाते हैं। उसके अंदर ये लिखा गया था कि जल्द ही आपका भी सिद्धू मूसेवाला कर दिया जाएगा, लेकिन उस लेटर के नीचे जीबी और एलबी लिखा गया था और पुलिस के मुताबिक जीबी का मतलब गोल्डी बरार हो सकता है और एलबी का मतलब लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है और पिछले 6 दिन से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल सिद्धू मूसेवाला हत्या केस के अंदर भी पूछताछ कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात का माना है कि सिद्धू मूसेवाला केस के अंदर उसके गुर्गों का हाथ है। उधर मुंबई के गृह मंत्रालय के मुताबिक भी इस मामले के अंदर सलमान खान के मामले के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ हो सकता है। कैमरामैन लक्ष्य के साथ में लवली बख्शी, नेटवर्क 10 दिल्ली। और वहीं दिल्ली के थाना महिंद्रा पार्क इलाके में अवैध रूप से 6 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था कि इसी दौरान एक पत्थर राहगीर पर गिर पड़ा, जिससे राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हालांकि पूरी वारदात और पूरी घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। तो राहगीर के सिर पर अचानक ये पत्थर गिर गया, जिस कारण हादसा होने से टल गया है। सीसीटीवी कैमरे में पूरा जो घटनाक्रम है वो कैद हो गया है। 6 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कार्य जारी है, जहां पर एक जो हिस्सा था बिल्डिंग का वो किसी राहगीर पर गिर गया है और सीसीटीवी कैमरे में वो जो तस्वीरें हैं वो कैद हो गई हैं। दरअसल 6 मंजिला बिल्डिंग में निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन लापरवाही देखिए इतनी कि राहगीर पर वो हिस्सा गिर गया, वो पत्थर गिर गया, जिससे हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन हादसा होने से टल गया। राहगीर के सिर पर ये पत्थर गिरा है। लगातार आपको देखिए सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो भी दिखा रही हैं। मेरे बेटे ने एकदम बोला कि पापा एक्सीडेंट हो गया है। तो एक बार पहले यहाँ से टायर गिरी थी, मैंने इनको एडवाइस किया था। मैंने कहा भाई ये रिस्की मामला है, मेन रोड का काम है, किसी भी टाइम कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इन्होंने कहा ठीक है जी हम इस पर गौर करेंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। आज जो है 2 लड़के बाइक पे जा रहे थे, मैं अपने घर पे था, मेरा बेटा ग्रिल पे खड़ा हुआ था, उसी टाइम ऊपर से टायर गिरी है और एकदम से उनको हिट किया है। एक लड़के के सिर में फ्रैक्चर आया है, उसके छोटे भाई के कट लगा है। फिर उन लोगों को लेके जगजीवन राम हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ उनका ट्रीटमेंट फर्स्ट एड देकर उनको RML रेफर कर दिया है। इस वक्त महिंद्रा पार्क थाने के पास में है जो H22 है, जो एक बिल्डिंग बनाया जा रहा था, उस पर एक टाइल गिरने के कारण एक व्यक्ति का घायल हो गया। उसको बाबू जगजीवन राम अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। आपको दिखाना चाहते हैं H22 जो महिंद्रा पार्क थाने एरिया लगता है, और लगातार इस मामले के बात की जाए तो कई बार इस बिल्डिंग को कंप्लेन किया गया, बाकी कंप्लेन के आधार पर कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। और लगातार इस मामले के ऊपर और हम दिखाना चाहते हैं कि पुलिस तरफ से ये पत्थर गिरा है जो व्यक्ति को चोट लगा है। आप देख सकते हैं ये सामने जो टाइल है, इसके ऊपर वो टाइल गिरा है। टाइल गिरने के कारण व्यक्ति को सर में घुस गया हो। लगातार सामने रोड चलता फिरता है, जिससे वो खराब हो जाए।
आप देख सकते हैं कि टाइल के टुकड़े जो देख सकते हैं कि छठी मंजिल के टाइल गिरा है। इस गिरने के कारण इस व्यक्ति का यहाँ देखिए ब्लड का निशान है, आपको सामने दिखा सकते हैं। आप देखिए ये ब्लड है कि यहाँ बंदा रोड से जा रहा था, उसको सर में लगा और सर में लगने के बावजूद ये आप देख सकते हैं ये ब्लड के निशान है। और ये रोड चलता फिरता है। ये बिल्डिंग है जो बताया जा रहा है सौरभ मेहता का है बिल्डर, वो बिल्डिंग बनवाए थे और यहाँ महिंद्रापुरम थाने आकर उस व्यक्ति को बाबू जगजीवन अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। बाकी मामला बताया जा रहा है कि अभी ज़्यादा गंभीर है। संजय सिंह रिपोर्टर, दिल्ली। और वहीं ईएसआई हॉस्पिटल बसई दारापुर दिल्ली में योगा दिवस पखवाड़े का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री, रोजगार मंत्री और साथ ही पर्यावरण मंत्री उपेंद्र यादव ने की। और योगा से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया गया। आपको ये भी जानकारी दें कि दरअसल ये पखवाड़ा 7 जून से 21 जून तक चलेगा, जो 64 ईएसआई अस्पताल के 1000 सेंटर्स में चलाया जाएगा, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचेगा। ईएसआईसी के सभी अस्पतालों में 15 दिन जो श्रमिक परिवार के लोग योग सीखना चाहेंगे, करना चाहेंगे, श्रमिकों में योग जागरूकता के कार्यक्रम को हम बढ़ाना चाहते हैं। और 15 दिन के लिए हमने लक्ष्य तय किया है कि हम 2.5 लाख श्रमिकों तक पहुंचेंगे। उनको समय समय पे, क्योंकि उनके फैक्ट्री का समय होता है, काम करने का समय होता है, तो जिसकी जैसी सुविधा होगी उस हिसाब से हम उनके लिए योगा सिखाने का काम करेंगे। उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता का जो अभियान है वो भारत ने एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करी है। और वहीं पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा जरूरतमंद परिवार के बीच उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के सिलेंडर और चूल्हे का वितरण हुआ। इस मौके पर मयूर विहार जिला बीजेपी अध्यक्ष विनोद पछेती, पूर्व मेयर विपिन बिहारी सिंह और साथ ही मंडल अध्यक्ष समेत कई बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद नजर आए। आपको बताएं कि इस खास मौके पर विनोद पछेती ने ये कहा कि केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक उज्ज्वला योजना है और इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ से भी ज्यादा गैस का कनेक्शन जरूरतमंद लोगों को, परिवारों को दिया गया है। ये वो परिवार हैं जिनकी महिलाएं अब तक लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। साथ ही विपिन बिहारी सिंह ने यह भी कहा कि उनकी ये कोशिश है, उनका ये प्रयास है कि पटपड़गंज वार्ड के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उज्ज्वला योजना का सीधा लाभ पहुंच सके। इसी कोशिश के तहत वार्ड की झुग्गियों में रहने वाली 100 से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन और चूल्हा फ्री में उपलब्ध कराया गया। 500-600 महिलाओं को मैं अपने क्षेत्र में उज्ज्वला योजना का लाभ दिला चुका हूं। और देखिए, ये योजना गरीबों का नरेंद्र मोदी जी का योजना है। पहले ज़मानों में हम लोग छोटे छोटे थे तो देखा करते थे कि बड़े बड़े लोगों के घर में गैस सिलेंडर चूल्हा हुआ करता था। सांसद के पास जाकर के लेटर लिखवाना पड़ता था, तब उसके घर में गैस सिलेंडर और चूल्हा आता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने एक अपना ये ठाना था कि हर गरीब को हमारी योजना पहुँचेगा। उसके तहत आज देखिए गैस सिलेंडर चूल्हा इतनी ईजी कर दिए, उन लोगों को हर घर में जो कभी सिलेंडर का सपना भी नहीं सोचे होंगे, उनके घर में गैस सिलेंडर और चूल्हा मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी लगातार हिमाचल प्रदेश में मजबूत होती जा रही है। हिमाचल के गांव-गांव के लोग अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करते हुए नई टीम और संगठन को गठित कर दिया है। साथ ही साथ सुरजीत सिंह ठाकुर को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें साझा की हैं। उन्होंने अपनी बातों में ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की नई टीम अरविंद केजरीवाल के कट्टर देशभक्ति और ईमानदारी की राजनीति को समर्पित हिमाचल और हिमाचल के लोगों की बेहतरी के लिए दिन रात काम करेगी। साथ ही सुरजीत सिंह ने भी पार्टी की तरफ से उनको दी गई जिम्मेदारी के लिए आभार व्यक्त किया है।
और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बताएं। इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दें तो बड़ी खबर, यूपी में बड़े स्तर पर आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 9 जिलाधिकारियों के तबादले किए गए हैं, 9 डीएम बदले गए हैं। लखनऊ के सूर्यपाल गंगवार अब नए जिलाधिकारी होंगे। यूपी में बड़े स्तर पर आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस बीच 9 डीएम के तबादले हुए हैं, 9 जिलाधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अब लखनऊ के जो नए डीएम है सूर्यपाल गंगवार बनाए गए हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी सूर्यपाल गंगवार को दी गई है लखनऊ के जिलाधिकारी के तौर पर। तो 9 डीएम के तबादले किए गए हैं, जिम्मेदारियों को बदला गया है, फेरबदल किया गया है। लखनऊ के सूर्यपाल गंगवार को नए जिलाधिकारी के तौर पर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यूपी में बड़े स्तर पर 9 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। आपको बताएं कि यूपी में बड़े स्तर पर आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, 9 डीएम के तबादले किए गए हैं, यानी 9 जिलाधिकारियों की जिम्मेदारियों को बदला गया है। लखनऊ के सूर्यपाल गंगवार अब नए जिलाधिकारी के तौर पर अपनी कमान संभालते नजर आएंगे। जिम्मेदारी उनको लखनऊ की अब मिली है। तो 9 जिलाधिकारियों के तबादले हुए हैं, यानी 9 डीएम के फेरबदल किए गए हैं। लखनऊ के सूर्यपाल गंगवार अब नए डीएम बनाए गए हैं। यूपी में बड़े स्तर पर आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिम्मेदारियों को बदल दिया गया है और विभाग में फेरबदल किया गया है। तो सूर्यपाल गंगवार अब लखनऊ के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। ये नई जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और जल्द ही वो इस जिम्मेदारी को संभालते हुए भी नजर आएंगे। तो लखनऊ के सूर्यपाल गंगवार अब नए जिलाधिकारी होंगे, डीएम होंगे। 9 डीएम के तबादले हुए हैं, बड़ा फेरबदल हुआ है। यूपी में बड़े स्तर पर आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिनमें से 9 जिलाधिकारियों की जिम्मेदारियों को बदला गया है। तो यूपी में बड़े स्तर पर आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, 9 डीएम के तबादले हुए हैं, यानी 9 जिलाधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सूर्यपाल गंगवार अब लखनऊ के नए डीएम होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस बीच देखिए, यूपी में बड़े स्तर पर आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं और योगी सरकार और प्रशासन में इस तरह के फेरबदल जो हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती दी जाए और उसमें सुदृढ़ता लाई जाए और सरलता सहमता लाई जाए। और उसी को मद्देनजर जो प्रशासनिक विभाग है, पुलिस विभाग है, उसमें इस तरह के जो फेरबदल हैं वो योगी सरकार समय समय पर करती है ताकि कानून व्यवस्था जस की तस बनी रहे, उसमें और मजबूती हो। और इसी के तहत 9 डीएम के तबादले हुए हैं, जिम्मेदारियां सबको सौंपी गई हैं और फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि लखनऊ के नए डीएम सूर्यपाल गंगवार बनाए गए हैं, जो अब जल्द ही अपनी कुर्सी संभालेंगे। तो 9 जिलाधिकारियों के तबादले हुए हैं। सूर्यपाल गंगवार अब लखनऊ के नए जिलाधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। जिम्मेदारियों में फेरबदल हुआ है, तबादले हुए हैं, बड़े स्तर पर 9 जिलाधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सूर्यपाल गंगवार अब लखनऊ के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। तो ये जो बदलाव है, जो तबादले हैं, वो इसीलिए कानून व्यवस्था को ताकि और मजबूत किया जाए और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। और इसी के तहत समय समय पर योगी सरकार पुलिस विभाग में इस तरह के फेरबदल करती है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, कानून व्यवस्था पुख्ता रहे। तो लखनऊ के नए जिलाधिकारी यानी डीएम सूर्यपाल गंगवार बनाए गए हैं। बस्ती की नई डीएम प्रियंका निरंजन बनाई गई है। इटावा के अवनीश कुमार राय अब नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। तो यूपी में आपको लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि बड़े स्तर पर आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, 9 डीएम के तबादले हुए हैं। बड़ी जानकारी, सूर्यपाल गंगवार लखनऊ के नए जिलाधिकारी के तौर पर तैनात किए गए हैं। बस्ती की प्रियंका निरंजन अब नई डीएम होंगी। इटावा से अवनीश कुमार राय अब नई जिम्मेदारी संभालते हुए जिलाधिकारी के तौर पर नजर आएंगे। तो फेरबदल ये बड़े हुए हैं, 9 जिलाधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो बड़े स्तर पर यूपी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है, पुलिस विभाग में ये बड़ा फेरबदल हुआ है। बस्ती की प्रियंका निरंजन अब जिलाधिकारी होंगी। तो कानून व्यवस्था में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं, कोई कोताही नहीं और किसी तरह की ढिलाई नहीं। और लगातार यही संदेश योगी सरकार देती है। और देखिए, बीती शाम होते होते ये बड़े तबादले किए गए हैं। सूर्यपाल गंगवार लखनऊ के नए जिलाधिकारी के तौर पर अब उनको नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। बस्ती की प्रियंका निरंजन जिलाधिकारी होंगी और इटावा जिलाधिकारी की बात करें तो अवनीश कुमार राय अब नए
तौर पर यहाँ पर अपनी जिलाधिकारी के तौर पर कमान संभालते नजर आएंगे। तो यूपी में बड़े स्तर पर ये फेरबदल हुए हैं। आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। कानून व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं, कोई कोताही नहीं, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं, और अगर होगी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। तो यूपी में बड़े स्तर पर आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिम्मेदारियों को बदला गया है। 9 जिलाधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सूर्यपाल गंगवार को लखनऊ के जिलाधिकारी के तौर पर बनाया गया है। बस्ती की डीएम प्रियंका निरंजन होंगी। इनके अलावा इटावा जिले के जो जिलाधिकारी हैं अवनीश कुमार राय अपनी जिम्मेदारी जल्द ही संभालते नजर आएंगे। राजकुमार चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजकुमार, देखिए बीती देर शाम तक ये तबादले किए गए हैं, क्या कुछ कारण रहा, क्योंकि नए डीएम के तौर पर 9 लोगों के तबादले हुए हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर इसको एक रूटीन प्रक्रिया के तौर पर माना जाना चाहिए। चाहे हम जिलाधिकारी गोरखपुर की बात करें, चाहे हम लखनऊ की बात करें, चाहे कानपुर नगर की बात करें, इसके अलावा बलिया, अलीगढ़, बस्ती, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद जैसे जो जिले हैं वो जिले बहुत संवेदनशील, क्योंकि जो पिछले दिनों जो प्रक्रिया हुई उसकी समय समय पर मॉनिटरिंग होती है। उस मॉनिटरिंग के तहत ही ये निर्णय लिए जाते हैं और ये जिलाधिकारी इसीलिए बदले गए हैं कि ताकि आने वाले समय में उन जो जिले हैं उन जिलों की व्यवस्था और बेहतर हो सके। हाँ। बिल्कुल राजकुमार, और यही जो संदेश है वो लगातार पुलिस विभाग में, प्रशासनिक विभाग में योगी सरकार देती आई और समय समय पर ये देखा गया है कि बड़े स्तर पर तबादले होते हैं। निश्चित तौर पर एक यही मकसद है कि ताकि सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था पुख्ता हो सके, उसे और सुदृढ़ किया जाए। बिल्कुल, किसी भी जिले में जिलाधिकारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित कराने के अलावा वहाँ की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी के ऊपर होती है। स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि जिस तरीके की मॉनिटरिंग होती है समय समय पर, चाहे हम गोरखपुर की बात कर लें, चाहे कानपुर की बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें, राजधानी का क्षेत्र है और संवेदनशील स्थिति हमेशा बनी रहती है। हाँ। और इसको रूटीन प्रक्रिया के तौर पर माना जाना चाहिए कि ये कोई किसी को पनिशन देने का कोई काम नहीं है, किसी को कोई डिमलाई करने का कोई काम नहीं है। जो अधिकारी यहाँ से हटाए गए हैं, निश्चित तौर पर उन अधिकारियों को आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारियां देने का संकल्प लेने की दिशा में है। और जो इनपुट मिल रहा है उस इनपुट के तौर पर अगर कहें हम बात, अगर इसको बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर भी माना जाना चाहिए तो इसमें कहीं ना कहीं कोई कोताही नहीं है। क्योंकि जब एक जिले में अगर आवश्यकता होती है, अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में जिस तरीके से पिछले दिनों बलवा हुआ तो उसमें एसएसपी बदले गए, उसके अलावा बिल्कुल राजकुमार, और यही संदेश है जो योगी सरकार लगातार पुलिस को देना चाह रही है। पुलिस विभाग में, प्रशासनिक विभाग में कई और अधिकारियों के विभाग में फेरबदल भी हुए हैं, तबादले जिलाधिकारियों के हुए हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश योगी सरकार की वो ये है कि कानून व्यवस्था में किसी तरह की कोताही, ढिलाई या फिर लापरवाही कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो बरती नहीं जाएगी। ठीक राजकुमार, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।